हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द सेशन 2024-25। ये है आप क्लास 12th में अप्रैल और मई 2024 में, और ये भी आप ही हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्रैल और मई 2025 में। मतलब आपके पास 1 साल का टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये है बच्चों आपका गोल जो आपको अचीव करना है, या कह सकते हैं ये है आपका टारगेट, या ये है आपकी डेस्टिनेशन जहां पर आपको पहुंचना है। तो इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ये पुल आपको पार करना है, ये रोड मैप आपको फॉलो करना है। एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके हम इस ब्रिज को आसानी से पार कर लेंगे। बच्चों, जैसे आपको कहीं भी जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर कोई जगह हमें जान पहचान की नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप लगा लेते हैं और वो हमें बताता रहता है कि कहाँ पर मुड़ना है, कहाँ से सीधा जाना है। तो समझिए आज की वीडियो जो है आपके लिए गूगल मैप है पूरे साल का। तो बच्चों आज की वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। पूरे साल हमें अपने सब्जेक्ट को कैसे कैसे प्रिपेयर करना है कि हम अपना टारगेट और गोल अचीव कर सकें, और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के हम इस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो 12th क्लास बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है वो कंप्लीटली मैनेजमेंट पर बेस्ड है। हमें जनरल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, उसके सारे फंक्शंस पढ़ने हैं, और फिर कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट भी हमें 12th क्लास में पढ़नी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्यों ना शुरुआत हम अपने से ही करें कि हम अपनी स्टडीज को मैनेज करें, अपनी स्टडीज को प्लान करें और अपने गोल को अचीव करें। बच्चों, ये साल आपकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। सिर्फ यही साल नहीं बच्चों, आगे के आने वाले 3-4 साल आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। द ईयर्स टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस। अगर आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेते हैं तो उसके ऊपर आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, लेकिन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि जो 12th क्लास है ये आपका बेस और फाउंडेशन ईयर है, जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ की बिल्डिंग, पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी पर डिपेंडेंट होगी। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। 3-4 साल बहुत अच्छे से मेहनत कर लो तो आगे के 25-30 साल आपके बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। और अगर इन 3-4 साल में मेहनत नहीं करोगे, मस्ती करोगे, सीरियस नहीं रहोगे, तो आगे के जो 20-25 साल की क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी ना आपकी, वो बहुत ही लो होगी। तो 2 सिंपल ऑप्शंस आपके सामने हैं। 4 साल मेहनत कर लो, 20 साल अच्छे से बिताओ, 4 साल अच्छे से बिता दो, 20 साल परेशानी में बिताओ। तो डेफिनेटली बच्चों आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे कि 4-5 साल बहुत मेहनत कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो और अपनी एक ऐसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ जहां आप एक कंफर्टेबल और डिग्निफाइड लाइफ स्पेंड कर सकें। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम पूरे साल के लिए स्ट्रेटेजिक एंड सीरियस प्लानिंग करेंगे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से टाइम टू टाइम प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम अपने सफ़र को एक साथ तय करेंगे, और मेरी गारंटी है कि मंजिल तक पहुंचाने में मैं आपका हर पल साथ दूंगी। So let's connect to commerce, let's begin our journey and let's know what are the various steps that we have to take to reach our destination.
देखो बच्चों, कोई भी प्लानिंग जो शुरू होती है ना, वो हमेशा गोल सेटिंग से शुरू होती है, क्योंकि हम प्लान्स जब ही बनाते हैं जब हमें ये क्लियर हो कि हमारा गोल क्या है। और आपको और हमारा गोल क्या है कि पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करके डिफरेंट एग्ज़ाम्स को बहुत आसानी से हमें क्वालिफाई करना है और अपने डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले तो इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च 2025 आपका CBSE बोर्ड एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद इन द मंथ ऑफ मई 2025 आपका CUET का एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा भी आपको कोई और से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने होंगे एज पर योर टारगेट्स एंड गोल्स। एंड इन बिटवीन अभी से ही एक आध महीने बाद आपके वीकली एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे स्कूल्स में। वीकली एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपको पता है कि पूरे साल में आपके टर्मिनल एग्ज़ाम्स भी होंगे, टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम्स होंगे। और आप ये भी जानते हैं कि इस बार CBSE ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है दैट यू विल हैव द 2 चांसेस टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। अक्टूबर एंड में भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे और मार्च में भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो कुछ पेपर्स आप अक्टूबर एंड में दे सकते हैं, कुछ पेपर्स आप मार्च में दे सकते हैं, और कुछ पेपर्स जिसकी परफॉर्मेंस आपको लगेगा कि अक्टूबर में अच्छी नहीं है, उन्हीं पेपर्स को आप रिपीट दे सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। और जो दोनों एग्ज़ाम्स होंगे उसमें से जिसमें आप बेस्ट स्कोर करेंगे उसको CBSE कंसिडर करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीने में हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। फिर बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपके प्री बोर्ड के लिए प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, आपके मॉक पेपर्स होंगे। तो ये सारे साल आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, पेपर देने हैं, ताकि एक्चुअली जब आपका CBSE बोर्ड एग्ज़ाम आए या CUET हो उसके लिए आप 100% फुल प्रूफ जो है वो प्रिपेयर हो जाए। तो इस पूरे सफ़र को बच्चों कैसे आसान करना है, इसके लिए मैं आपके साथ 5 स्टेप्स डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक स्टेप में क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप तक आप आसानी से पहुँच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको चढ़ना है बच्चों वो है दैट यू शुड नो दैट व्हाट इज़ योर सिलेबस। तो ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि cbse.nic.in इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और अपने सिलेबस के सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स आप अच्छी तरह से देख लेंगे, उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लेंगे, उसकी लिस्ट बनाकर अपने पास रख लेंगे पहले ही पेज पे। जब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर करा था तो उसमें मैंने आपके साथ PDF ऑलरेडी शेयर कर दिया है आपके पूरे सिलेबस का 2024-25 का, और मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया है कि कितने चैप्टर्स, कितने वॉल्यूम्स, कितने मार्क्स के हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम उसमें कवर अप करेंगे। एवरीथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो पहली सीढ़ी तो हम ऑलरेडी चढ़ चुके हैं जिसमें मैं आपके साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस 2024 और 25 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। तो जो पहला स्टेप है हमारा वो है स्मार्ट स्टडी, क्योंकि बच्चों बहुत सारी किताबें ऐसी हैं प्राइवेट पब्लिशर्स की या जो पुरानी NCERTs हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दे रखे हैं जो अब डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो इस साल हमारे एग्जाम्स में नहीं आने वाले। तो हमें अपना टाइम, एनर्जीज एंड एफर्ट्स उस पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को अच्छी तरह से जानना है कि हर चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे कि आपको सारे टॉपिक्स जो हैं जो आपके सिलेबस में हैं
उनको प्रॉपरली सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे टॉपिक्स को आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर बच्चों एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारा सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 80 नंबर में से 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं जो कि टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और जो CUET देना है आपको बोर्ड एग्जाम्स के बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसमें 100% एमसीक्यूज आते हैं जो कि कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इस बार सीबीएसई ने रिसेंटली एक सर्कुलर इशू करा है जिसमें ये बताया है कि इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले हैं। पहले उसकी परसेंटेज 40% होती थी, अब वो क्वेश्चंस 50% तक आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक्स, जो भी सिलेबस हम इस साल कवर अप करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस पे करना है? अंडरस्टैंडिंग पे करना है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो एनसीईआरटी से प्रिपेयर करने हैं। जो लास्ट ईयर भी मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशंस थी उसमें जो कीवर्ड्स और पॉइंट्स मैंने यूज़ करे वो सारे एनसीईआरटी के कीवर्ड्स थे। और आप देखिएगा कि जो एनुअल पेपर आया है जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे उसमें टोटल लैंग्वेज एनसीईआरटी से आई है और जो लैंग्वेज हम ऑलरेडी पहले चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज डिस्कस कर चुके थे। तो सबसे पहली चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एनसीईआरटी को पकड़ कर रखना है। दूसरे पब्लिशर्स की बुक आप रेफरेंस के लिए या क्वेश्चन आंसर्स के प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी की एक एक लैंग्वेज बार बार पढ़नी है। और उसके साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर टॉपिक और हर चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन भी एनसीईआरटी पे बेस्ड होगी, उन वीडियो लेक्चर्स को आप देखते रहेंगे और उसके साथ साथ आप क्या करते रहेंगे? अपने शॉर्ट समरी नोट्स जो हैं वो बनाते रहेंगे। आप अपने आप भी नोट्स बनाएंगे, बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आप नोट्स बनाने की आदत होनी चाहिए। लेकिन चैप्टर के एंड में मैं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी फॉर द नोट्स ऑफ द वेरियस टॉपिक्स। लेकिन आप अपने समरी नोट्स जो है हेडिंग्स के साथ साथ और कीवर्ड्स के साथ साथ जो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में बताती जाऊंगी उनको आप साथ साथ बनाते चलेंगे। तो बच्चों पहली सीढ़ी हो गई अपने सिलेबस को जानना, दूसरी सीढ़ी हो गई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड द टॉपिक्स, जिसके लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एनसीईआरटी पे फोकस करना है, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और अपने समरी नोट्स बनाते जाने हैं। अब चलते हैं बच्चों थर्ड स्टेप की तरफ, दैट व्हाट इज द थर्ड स्टेप दैट यू हैव टू टेक फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग योर टारगेट इज लर्निंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। देखो सिर्फ जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। ह्यूमन मेमोरी जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट होती है। आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है अगर 15 दिन बाद कोई मुझसे पूछेगा मैं भूल चुकी होंगी। तो इसीलिए मुझे सब कुछ भी समझ में आ जा रहा है वीडियो लेक्चर से, एनसीईआरटी से, मैंने नोट्स भी बना लिए, लेकिन अगर मैं उन कॉन्सेप्ट्स को लर्न नहीं करूंगी तो थोड़े दिन बाद मैं भूल जाऊंगी। और एग्जाम्स में अच्छे आंसर्स लिखने के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करने हैं, लर्न भी करने हैं। क्योंकि जितनी भी तरह के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एमसीक्यूज हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, ट्रू फॉल्स हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, केस स्टडीज हो, उसके आंसर्स हम जब ही लिख पाएंगे जब उसकी एक्सप्लेनेशन हमें याद हो। तो प्रॉपर लर्निंग के लिए बच्चों हमें क्या करना है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमें उन कॉन्सेप्ट्स के सारे कीवर्ड्स, उन सारे कॉन्सेप्ट्स की हमें हेडिंग्स अच्छे से याद होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन तो हम अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो खुद भी बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन उनकी हेडिंग्स और कीवर्ड्स हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ताकि उन्हीं हेडिंग्स और कीवर्ड्स की हेल्प से हम अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसकी हेडिंग्स लर्न करना मुश्किल होता है। उन सारे टॉपिक्स के लिए मैंने निमोनिक्स के थ्रू भी बहुत सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है। करंट ईयर में भी मैं बहुत सारे नए निमोनिक्स और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ फिर से सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको लर्निंग में हेल्प मिलेगी।
और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कॉन्सेप्ट्स को या चैप्टर्स को लर्न करने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे ही कोई टॉपिक या जैसे ही कोई चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही हमें उस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। तो एवरी चैप्टर के एंड में जब मैं आपको नोट्स दूंगी तो मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स भी दूंगी। कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। जो क्वेश्चंस मैं कहाँ से लूंगी, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से लूंगी या करंट ईयर के सैम्पल पेपर्स से लूंगी या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस लेंगे। इस तरह से हम अपनी लर्निंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बच्चों, सिलेबस हमने जान लिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ईच टॉपिक एंड ईच चैप्टर कैसे करना है वो हमने समझ लिया। लर्निंग के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो भी हमने जान लिए। अब हमें चौथा स्टेप क्या करना है कि हमें सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को रिवाइज भी करना है। और रिवीजन के लिए बच्चों आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के साथ साथ ही ऑटोमेटिकली हमारे जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज होते जाएंगे। तो हमें रिवीजन करनी कैसे है, हमें टॉपिक वाइज रिवीजन करनी है, हमें चैप्टर वाइज रिवीजन करनी है, हमें वॉल्यूम वाइज रिवीजन करनी है और लास्ट में हमें रिवीजन करनी है सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जैसे जैसे मैं हर चैप्टर्स के आपके साथ नोट्स शेयर करती रहूँगी, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करती रहूँगी चैप्टर वाइज, वॉल्यूम वाइज, तो वैसे वैसे आपकी रिवीजन जो है वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। स्कूल में भी आपके एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, वीकली एग्ज़ाम्स होंगे, फिर टर्मिनल एग्ज़ाम्स होंगे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसके साथ साथ आपकी रिवीजन जो है वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। बस 30 से 40 मिनट जो है वो ऑल्टरनेट डेज पे, डेली भी नहीं कह रही हूँ आपसे, बिजनेस स्टडीज के लिए मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप 40 मिनट या 1 घंटा जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए, वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए, एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए, क्वेश्चन के आंसर्स लर्न करने के लिए इतना टाइम आप डिवोट करते रहेंगे तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। और यहाँ पर बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब आप रिवाइज करें ना तो आप अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स से लर्न करें। आपका जो बेस्ट टीचर है ना वो आपकी अपनी मिस्टेक्स होती हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है दैट योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। तो जो आपने यूनिट टेस्ट में गलतियां की हैं उसको आप देखिए कि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए जब आपके टर्मिनल एग्जाम्स हो। तो आपने टर्मिनल एग्जाम्स में गलतियां की हैं उससे सीखिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए प्री बोर्ड एग्जाम्स में। और जो प्री बोर्ड एग्जाम्स में आप गलतियां करेंगे वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में रिपीट नहीं होनी चाहिए। और अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई गलतियां हो जाती हैं तो वो आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखते चलिए एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज इन द बेस्ट possible manner if you take into consideration that particular tip in mind that your last mistake is your best teacher. Now last but not the least is पांचवी सीढ़ी, पांचवा स्टेप आपको क्या लेना है, दैट इज रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन। तो बच्चों आपको सारे टॉपिक्स अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गए, आपने उन्हें लर्न भी कर लिया, आपने उनको रिवाइज भी कर लिया टाइमली, लेकिन जब एक्चुअली आपका बोर्ड एग्जाम आए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए तो आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ नहीं पता, आप उसको अच्छे से प्रेजेंट ही अगर ना कर पाए तो आपकी सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सिक्योरिंग वेरी गुड मार्क्स और 100% मार्क्स। अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आपने खाना बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना लिया, लेकिन आपने उसको प्रॉपर तरीके से सर्व नहीं करा तो आपकी मेहमान नवाजी में कमी रह जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको जो एनुअल एग्जाम देना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दैट व्हाट शुड बी योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है,
किस तरह के क्वेश्चन के हिसाब से आपको किस तरह से अपने आंसर को चेंज करना है, एमसीक्यूज़ के लिए कौन सी थ्योरी यूज़ करनी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो कैसे लिखने हैं, केस स्टडीज़ है तो कैसे लिखनी है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, कौन से क्वेश्चंस के साथ आपको फ्लो चार्ट या डायग्राम्स बनाने हैं, कीवर्ड्स लिखने हैं, हेडिंग्स लिखनी है, अंडरलाइन करना है, कहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो हाउ यू हैव टू प्रेजेंट दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन हाउ मच टाइम। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि कितने टाइम में आपको अपना पूरा आंसर लिखकर ख़त्म कर देना है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी टिप्स, प्रेजेंटेशन टिप्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, ये भी मैं आपसे टाइम टू टाइम डिस्कस करूँगी। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रेजेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीढ़ी है जिसको पार किए बिना आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकते। तो बच्चों, पूरे साल का रोड मैप, गूगल मैप मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है कि आप बस सिर्फ ये रोड मैप लगा लीजिए। उसमें आपको क्या 5 मेजर स्टेप्स लेने हैं, सिलेबस को जानकर उसे अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, रिवाइज करना है, सही ढंग से प्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपल है, किसी तरह की कोई मुश्किल परेशानी आने नहीं वाली है अगर आप इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को और रोड मैप को फॉलो करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि प्लानिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वॉरेन बफे का मुझे एक कोट यहाँ पर याद आ रहा है जिसको मैं पहले भी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, दैट एन इडियट विद अ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कैन बीट अ जीनियस विद नो प्लान। तो सिर्फ जीनियस होना ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर एक जीनियस है बिना प्लानिंग के है तो वो हार सकता है किससे, जो उससे कम इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट है ही नहीं लेकिन उसने बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग जो है वो कर रखी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ईयरली टारगेट सबसे पहले तय करिए, उसके हिसाब से आपके क्वार्टरली प्लान्स आपके सामने होने चाहिए, आपके मंथली प्लान्स आपके सामने होने चाहिए, आपके वीकली प्लान्स और डेली प्लान्स आपके सामने होने चाहिए, और उस प्लानिंग को आप बस इम्प्लीमेंट करते चलिए और बहुत आसानी से हम पूरा सफ़र जो है वो तय कर लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, बहुत अफसोस और दुख की बात है कि कई बार मैं कुछ एजुकेटर्स और मेंटर्स की वीडियोस देखती हूँ तो वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि ये तो रणभूमि है, हमें एक जंग लड़नी है, हमें एग्ज़ाम्स में फोड़ कर आना है, तोड़ कर आना है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कहकर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं या अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको कुछ तोड़ फोड़ कर नहीं आना, आपको किसी से जंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ बहुत ही कूल एंड काम तरीके से अपनी स्टडीज़ को वेल प्लान तरीके से करना है और बहुत ही कंफर्टेबल, कूल एंड काम तरीके से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हाल फिलहाल में बच्चों मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें मैंने देखा कि 100 लोगों ने जामिया यूनिवर्सिटी में जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लोग थे उनको ट्रेनिंग दी गई जामिया यूनिवर्सिटी से फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन 100 लोगों में से 30 लोगों ने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। तो बच्चों, अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपको मनी इन्वेस्ट नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, and you can achieve whatever you desire. So see you next time. Till then, goodbye, stay healthy and connected.